नमस्कार। आज हम ई व्यापार के कानूनी पहलुओं के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने ई कॉमर्स के कानूनी मुद्दे देखे हैं। आज हम ई कॉमर्स को नियंत्रित करने वाले कानूनी पहलुओं और मुद्दों के बारे में जानते हैं। भारत में ई व्यवसाय को नियंत्रित करने वाले मुख्य कानून कौन कौन से हैं? पहला कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। अगला भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, लीगल मीटरोलॉजी एक्ट 2009 के साथ पठित लीगल मेट्रोलॉजी पैकेजिंग कमोडिटीज़ रूल 2011, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, कंपनी अधिनियम 2013, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। तो आइए हम ई व्यवसाय से संबंधित इन कानूनों में से प्रत्येक में प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करें। सबसे पहला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। यह अधिनियम ई कॉमर्स लेन देन और साइबर अपराधों के विनियमन से संबंधित है और इसे अधिनियमित किया गया था 2000 में। अधिनियमन विभिन्न प्रावधानों को उपभोक्ता की रक्षा करना चाहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ई कॉमर्स पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून यूनिलैटरल मॉडल कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 30 जनवरी 1997 को UNCITRAL मॉडल कानून को अपनाया। इस कानून की परिपक्वता एक प्राथमिक दस्तावेज के रूप में की गई थी, जिसका विभिन्न देश अपना कानूनों और मौजूदा प्रथाओं को मूल्यांकन करने का संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा इसका उद्देश्य एक सामान्य कानूनी मंच प्रदान करना था, जिस पर सभी देश अपने घरेलू कानूनों या मॉडल बना सके और ई कॉमर्स पर एक समान अंतर्राष्ट्रीय कानून बना सके। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ई कॉमर्स के लिए एक सुरक्षित कानूनी ढांचे को सुरक्षित करना था। इस मॉडल कानून का अनुच्छेद 11 ऑनलाइन किए गए इस मॉडल कानून को अनुबंध के गठन और वैधता का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि अनुबंध केवल इसलिए अप्रवर्तनीय नहीं होगा क्योंकि अनुबंध में प्रवेश करने के लिए एक ऑनलाइन माध्यम का उपयोग किया गया था। अर्थात यदि डेटा संदेश के माध्यम से प्रस्ताव और स्वीकृति दी जाती है तो अनुबंध की वैधता से इनकार नहीं किया जाएगा। अगला डिजिटल हस्ताक्षर ई कॉमर्स की सुरक्षा प्रणाली में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 उपधारा 1B इसे अभिधता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण के रूप में परिभाषित करती है। एक डिजिटल संदेश की प्रामाणिकता और अखंडता को सत्यापित करने के लिए नियमित रूप से एक डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एक ईमेल, एक क्रेडिट कार्ड के लेन देन या एक डिजिटल दस्तावेज। यह हस्ताक्षर एक व्यक्ति के लिए अद्वितीय है और इसका उपयोग उपयोगकर्ता की पहचान करने और दस्तावेज की सुरक्षा के लिए किया जाता है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आमतौर पर डिजिटल हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का एक रूप है, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं है, जिसे जब किसी व्यक्ति का स्कैन किया हुआ चिन्ह है, मुहर है या ध्वनि नोट है
वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। यह ऑनलाइन लेन देन में पारदर्शिता में मदद करता है और ई बिजनेस मार्केटप्लेस में विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास विकसित करता है। एक डिजिटल हस्ताक्षर में एक एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन का उपयोग किया जाएगा जो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बदल देगा। एक एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एक सुरक्षित कुंजी जोड़ी है जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए एक निजी कुंजी और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए एक सार्वजनिक कुंजी होती है। इसीलिए डिजिटल हस्ताक्षर में एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एक गुप्त कोड में परिवर्तित करते हैं और फिर एक सूत्र को लागू करके कोड को एक छोटी संख्या में अनुवाद करना शामिल है। प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त सब्सक्राइबर एक अद्वितीय गुप्त कोड और सूत्र का उपयोग करते हैं जो केवल उन्हें ही पता होता है। अब है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हस्तलिखित हस्ताक्षर के डिजिटल समकक्ष के रूप में कार्य करता है जिसमें अतिरिक्त डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी संदेश या दस्तावेज से जुड़ा होता है। यह सुनिश्चित करता है कि दस्तावेज को डिजिटल रूप से हस्तांतरित करने के बाद डेटा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यह आमतौर पर 1 या 2 साल तक ही वैध होता है जिसके बाद इसे रिन्यू करा सकता है। यह आसानी से परिवहन योग्य है, किसी और द्वारा अनुकरण नहीं किया जा सकता है और स्वचालित रूप से टाइम स्टैम्प किया जाता है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करता है कि मूल हस्ताक्षरित संदेश आता है जिसका अर्थ है कि प्रेषक इसके बाद में आसानी से अस्वीकार नहीं कर सकते। भारत में प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रक का कार्यालय CCA प्रमाणन प्राधिकरण CA को प्रमाण पत्र जारी करता है। CAS बदले में अंतिम संस्थाओं को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करता है। भारत के कुछ प्रमाण प्राधिकरण हैं ई-मुद्रा, सेफस्क्रिप्ट प्राइवेट लिमिटेड और CCDC हैं। डिजिटल हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों के लिए कानूनी मान्यता से संबंधित विशेष प्रावधानों को शामिल करते हुए ई-कॉमर्स लेन देन के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा को शामिल करने के लिए 2008 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। धारा 43A अपने उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को जिम्मेदार ठहराती है। उचित सुरक्षा प्रदावों को बनाए रखने और लागू करने में किसी भी विफलता या लापरवाही के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन खरीदार को गलत तरीके से नुकसान होता है तो कंपनी मौद्रिक मुआवजे के रूप में नुकसान या भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। भुगतान और निपटन प्रणाली अधिनियम 2007 ई-कॉमर्स संस्थाएं ऑनलाइन भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित नियमों पर पालन करने के बाद भुगतान प्रणाली के रूप में योग्य है। RBI की अधिसूचना के अनुसार एक मध्यस्थ के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर रहा है उसका निपाटन करने के लिए एक नोडल खाता होना अनिवार्य है। इसके ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों का भुगतान किया जाना है। इसके अलावा पोर्टल पर लेन देन के भुगतान के लिए परिकल्पित व्यवस्था के आधार पर इकाई को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए ऑनलाइन भुगतान से संबंधित प्रासंगिक नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा मध्यस्थों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना अनिवार्य है। अगला, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ई-कॉमर्स उद्योग
को भी नियंत्रित करता है, क्योंकि यह अंततः उपभोक्ताओं के हित के लिए काम कर रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अब उपभोक्ता को ई कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाता है। अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधान हैं। सबसे पहला प्रावधान उत्पाद देयता दावे या प्रोडक्ट लायबिलिटी। इस अधिनियम के निर्माता के खिलाफ उत्पाद देयता दावा पेश किया गया है। एक उपभोक्ता अब कानूनी मुआवजे की दावा करने का हकदार है या किसी दोषपूर्ण उत्पाद से उत्पन्न होने वाले किसी भी हानि, चोट, मृत्यु या क्षति से किसी उत्पाद निर्माता, विक्रेता या उत्पाद सेवा प्रदाता पर दायर किया जा सकता है। अगला, नकली उत्पादों की बिक्री। यदि कोई विक्रेता बिक्री या भंडारण या आयात के लिए नकली सामान बनाता है तो विक्रेता पर जुर्माना लग जाएगा। जुर्माने में कारावास और व्यापार लाइसेंस का निलंबन भी शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए ई कॉमर्स संस्थाओं पर निर्भर है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर नकली सामान नहीं बेचें। नए ई कॉमर्स दिशा निर्देश यह गारंटी देने के लिए द्वितीयक दायित्व भी लगाते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर बेचे गए सामान प्रामाणिक है और नकली नहीं है। यही सामान नकली पाया जाता है तो ऐसे सामान को खरीद की तारीख से 14 दिनों के भीतर उपभोक्ता को खरीद राशि वापस करनी होगी। अनुचित अनुबंध। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने जोखिम को कम करने और किसी भी तीसरे पक्ष की देनेदारियों के खिलाफ अपने हितों की रक्षा के लिए अनुबंध की शर्तों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। ये नियम और शर्तों आमतौर पर एक क्लिक रैप समझौते के रूप में होती हैं। जब वे पहली बार प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करते हैं या ऐसे प्लेटफॉर्म से सामान या सेवाएं खरीदते हैं तो वे उपभोक्ता के लिए बाध्यकारी हो जाते हैं। मानक नियमों और शर्तों के संबंध में ग्राहक के लिए बातचीत का या अनुकूलन की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी स्थितियों को निपटने के लिए 2019 अधिनियम के तहत अनुचित अनुबंध नामक एक नई अवधारणा पेश की गई है। यह एक विपरीत के बीच में किए गए इसके विपरीत के बीच तहत उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है और उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रभावित करने वाले अनुचित और मनमाने अनुबंधों को चुनौती दे सकता है। अधिनियम में अनुचित अनुबंध उल्लिखित उदाहरण है। पहला, यदि अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपभोक्ता पर लगाया गया जुर्माना इस तरह से उल्लंघन के कारण हुए नुकसान तुलना में अनुपातहीन है। दूसरा, यदि विक्रेता सहमति के बिना अनुबंध में एक तरफा असाइनमेंट के लिए उपभोक्ता पर प्रदान करता है। तीसरा, यदि विक्रेता कोई अनुचित या अहितकार प्रभार दायित्व का शर्त लगाता है। आदर्श रूप से ये नियम और शर्तें कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बिना कोई कारण बताए एक तरफा अनुबंध समाप्त करने का अधिकार देते हैं। यह अधिकार तीसरे पक्ष के कृत्य के कारण नहीं तो असंभवता के कारण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अनुबंध में प्रदर्शन से बचाने का प्रयास करता है। चूंकि यह उपभोक्ता के लिए हानिकारक है, इसे एक अनुचित प्रबंधन अनुबंध कहा जा सकता है। अगला, भ्रामक विज्ञापन। नए अधिनियम के अनुसार भ्रामक विज्ञापनों के लिए निर्माता और समर्थनकर्ता, जिसे हम ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं, दोनों को दंडित किया जा सकता है। भ्रामक विज्ञापन वास्तविक तथ्यों को छुपाता है, उत्पाद के लिए झूठी गारंटी देता है और उपभोक्ता को गुमराह करता है। इसके अलावा
नए ई कॉमर्स नियमों के तहत एक ई कॉमर्स इकाई उनके नाम पर वस्तुओं या सेवाओं के बारे में समीक्षा पोस्ट नहीं कर सकते हैं और न ही एक व्यापार प्रथा और अपना सकती हैं जो उपभोक्ता को प्रभावित कर सकती है। अगला, शिकायत दर्ज करना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने उपभोक्ता शिकायतों को दर्ज करने के तरीकों को विस्तार किया है। उदाहरण के लिए, कानून अब उपभोक्ता को अपने निवास स्थान से या जहां शिकायतकर्ता लाभकारी रूप से कार्यरत है, शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। इसके अलावा अब उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है। नवीनतम घटनाओं में से एक यह है कि 23 जुलाई 2020 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 को अधिसूचित किया। इस नियम का उद्देश्य सभी ई कॉमर्स को विनियमित करके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पूरक बनाना है। गतिविधियों और लेन देन नियम ई कॉमर्स संस्थाओं, मार्केट प्लेस ई कॉमर्स संस्थाओं, मार्केट प्लेस पर विक्रेताओं और इन्वेंट्री ई कॉमर्स संस्थाओं द्वारा पालन किए जाने वाले कर्तव्यों और देनदारियों को निर्धारित करके ऐसे सभी ई कॉमर्स गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। इन नए नियमों की नई मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। ये नए नियम डिजिटल उत्पादों सहित डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर खरीदे या बेचे जाने वाले सभी सामानों और सेवाओं पर लागू होता है। ई कॉमर्स के सभी मॉडल, जिसमें मार्केट प्लेस और ई कॉमर्स के इन्वेंट्री मॉडल शामिल है, मल्टी चैनल सहित सभी ई कॉमर्स, रिटेल ई कॉमर्स के सभी मॉडलों में एकल ब्रांड खुदरा विक्रेताओं और सभी प्रकारों के अनुचित व्यापार व्यवहार कवर किया गया है। प्रत्येक ई कॉमर्स इकाई को संपर्क के एक नोडल व्यक्ति का एक वैकल्पिक वरिष्ठ नामित अधिकारी को नियुक्त करने की आवश्यकता है जो भारत के निवासी हो, ताकि प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम पालन किया जाना चाहिए। प्रत्येक ई कॉमर्स इकाई को अपने उपयोगकर्ताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर निम्नलिखित जानकारी स्पष्ट और सुलभ तरीके से प्रदान करने की आवश्यकता होती है। वे हैं ई कॉमर्स इकाई का कानूनी नाम, इसके मुख्यालय का प्रमुख भौगोलिक पता, सभी शाखाओं के नाम, इसके वेबसाइट का विवरण, संपर्क विवरण जैसे ईमेल, पता, फैक्स, लैंडलाइन और ग्राहक सेवाओं पर शिकायत अधिकारी का मोबाइल नंबर। इकाई को शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने और अपनी वेबसाइट पर अधिकारी का नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। शिकायत प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर स्वीकार किया जाएगा और 1 महीने के भीतर हल किया जाएगा। ई कॉमर्स इकाई तब तक उपभोक्ताओं से कोट रद्दीकरण शुल्क नहीं लेगी जब तक ई कॉमर्स इकाई समान शुल्क वहन नहीं करती। यदि कोई ई कॉमर्स इकाई आयातित वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री कर रही है तो उसे किसी भी आयातक के नाम और विवरण का उल्लेख करना होगा जिसे उसने ऐसी वस्तुएं या सेवाओं की खरीद या बिक्री और उसे प्लेटफॉर्म पर विक्रेता हो सकता है। प्रत्येक ई कॉमर्स संस्था भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी कानून के तहत उचित अवधि के भीतर या लागू कानून के तहत निर्धारित अनुसार उपभोक्ताओं के स्वीकृत रिफंड अनुरोधों के लिए सभी भुगतानों को प्रभावित करेगी। अगला, अनुचित लाभ हासिल करने के लिए ई कॉमर्स इकाई अपने प्लेटफॉर्म पर दी जाने वाली वस्तुएं या सेवाओं की कीमत में हेरफेर नहीं कर सकती हैं। ई कॉमर्स संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपक्रम के माध्यम से विक्रेताओं की आवश्यकता होगी कि उसके प्लेटफॉर्म पर वस्तुएं या सेवाओं के बारे में विवरण,
चित्र और अन्य सामग्री सटीक है और ऐसे सामान्य या समान या सेवाओं की उपस्थिति, प्रकृति, गुणवत्ता, उद्देश्य और अन्य सामान्य विशेषताओं को सीधे मेल खाती है। अगला, उपभोक्ता पर कोई रद्दीकरण शुल्क नहीं लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि जहाँ कोई उपभोक्ता एक पुष्टि आदेश को रद्द करना चाहता है, जब तक कि ई कॉमर्स इकाई के समान शुल्क वहन नहीं करती है, यदि वह किसी भी कारण ये किसी से उपभोक्ता द्वारा किए गए आदेश को एक तरफा नहीं हो। सभी ई कॉमर्स संस्थान अपनी शिकायत की स्थिति पर नज़र रखने के बारे में प्रत्येक उपभोक्ता शिकायत के लिए एक टिकट नंबर आवंटित की और प्रदान करना है। अगला, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 लीगल मेट्रोलॉजी पैकेजिंग कमोडिटी रूल्स 2000 के साथ पठित प्रत्येक ई कॉमर्स इकाई को अपना प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध उत्पादों के लिए प्रासंगिक कानूनों के तहत बनाए गए नियम द्वारा निर्धारित लेबलिंग और पैकेजिंग मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए, जैसे लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम 2009, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940। वेबसाइट को उत्पाद पृष्ठ पर ही बिक्री या प्रदर्शित वस्तुएं जैसे इकाइयों, आयामों और वजन के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करनी चाहिए। इसके अलावा संशोधित नियमों के नियम 10 में ई कॉमर्स उपयोग किए जाने वाले डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर कुछ घोषणाओं को उल्लेख करना चाहिए। माल की बिक्री अधिनियम 1930 इकाई के पास उत्पादों की बिक्री और शिपिंग माल में संपत्ति के हस्तांतरण की कानूनों घटनाओं में संबंधित डिफ़ॉल्ट प्रावधानों और बिक्री के अन्य पहलुओं, वारंटी और शर्तों के निपटने के लिए पर्याप्त नीति होनी चाहिए। माल की बिक्री अधिनियम 1930 उन मुद्दों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा इकाई को विक्रेताओं और खरीदारी द्वारा पालन की जाने वाली सीधी वापसी और धन वापसी नीति रखनी चाहिए। अगला, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ई कॉमर्स संस्थाओं को प्रथाओं जैसे प्लेटफॉर्म और इकाई पर सूचीबद्ध विक्रेताओं के बीच व्यवस्था द्वारा कीमतों का निर्धारण, विशेष बिक्री समझौते और प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3 और 4 दायरे के तहत अन्य प्रथाओं को लाया जा सकता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच के तहत किसी भी व्यवस्था में प्रवेश करते समय इकाई को इन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए जो बाजार में अपने प्रभुत्व का लाभ उठा जा सकते हैं, जो संबंधित बाजारों में फौजदारी या प्रवेश बाधाओं को बनाने की दिशा में काम करते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में 8 जनवरी 2020 को मार्केट स्टडी ऑन ई कॉमर्स इन इंडिया की फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है। सीसीआई ने अप्रैल 2019 में ई कॉमर्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस अध्ययन की शुरुआत की। भारत में वाणिज्य बाजारों और प्रतिस्पर्धाओं के लिए इनके निहितार्थ, ई कॉमर्स से उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्धा के लिए बाधाओं की पहचान यदि कोई हो और उसी के आलोक में आयोग के प्रवर्तन और वकालत की प्राथमिकताओं को पता लगाए। अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि वाणिज्य महत्व प्राप्त कर रहा है। ऑनलाइन कॉमर्स से मूल्य पारदर्शिता और मूल्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया है। उपभोक्ताओं के लिए खोज लागत कम कर दी है और उन्हें चुनने के लिए विकल्प की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की है। व्यवसायों के लिए ई कॉमर्स के व्यापार मॉडल की सहायता की बाजार की भागीदारी विस्तार करने में मदद की है। अगला, जीएसटी। अब सभी ई कॉमर्स ऑपरेटरों और विक्रेताओं, वितरक, आपूर्तिकर्ताओं के लिए अनिवार्य है जो ई कॉमर्स के माध्यम से बेचते हैं, और सभी राज्यों में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य हो जा रहा है और समान सेवाओं को बेचने का इरादा है। अगला,
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की धारा 15A ई कॉमर्स संस्थाओं से संबंधित है। ई कॉमर्स संस्थाओं की पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए सितंबर के अंत तक एक वैधानिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्राप्त करने होती है। इसके अलावा ई कॉमर्स इकाई को ई कॉमर्स दिशा निर्देशों का अनुपालन की पुष्टि करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक को सालाना एक प्रमाण पत्र और एक वैधानिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। ई कॉमर्स क्षेत्र में विदेशी निवेश से संबंधित वर्तमान नियामक स्थिति इस प्रकार है। B2B ई कॉमर्स में लगी कंपनियों में स्वतः मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है। B2B ई कॉमर्स ने विभिन्न व्यवसायों को अपने कई व्यावसायिक कार्यों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए अन्य व्यवसायों के साथ नए संबंध बनाने में सक्षम बनाया है। ई कॉमर्स के माध्यम से एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में संलग्न कंपनियों में किसी भी FDI की अनुमति नहीं है। ई कॉमर्स के माध्यम से बहु ब्रांड खुदरा व्यापार में संलग्न कंपनियों में किसी भी FDI की अनुमति नहीं है। उदाहरण से कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तर्क दिया कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसे प्रमुख ई कॉमर्स खिलाड़ियों ने अवैध संरचना निवेश और प्रथाओं को अपनाकर फेमा और FDI नियमों का उल्लंघन किया है। नतीजन इन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के कथित उल्लंघन के लिए प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा अमेज़ॉन इंडिया की जांच शुरू किया गया है। अन्य स्थानीय कानून और क्षेत्र विशिष्ट कानून, ये परिसर जहां से व्यवसाय चलाया जाता है और व्यवसाय के निर्माण, भंडारण और अन्य पहलुओं के क्षेत्र विशिष्ट कानूनों और स्थानीय कानूनों द्वारा नियमित किया जाना जरूरी रहेगा। ऐसे कानूनों का उचित पालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कानूनी अनुपालनों का पालन करने से यह सुनिश्चित होता है कि व्यावसायिक संस्थाओं को कम बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और उनके कामकाज में कम कानूनी लागत लगेगी। नई तकनीकों से उभरने के साथ ही ई कॉमर्स का कानूनी ढांचा भी बदलता रहेगा। हालांकि भारत उन बदलावों को कानूनी ढांचे में शामिल करने में पीछे नहीं है। धन्यवाद।